नमस्कार दोस्तों। चेस ओलंपियाड यानी शतरंज का ओलंपिक गेम्स हर 2 साल बाद होता है और हर देश इसके लिए अपेक्षा करता है, वेट करती है हर देश, इसलिए कि इस ओलंपियाड में अपना बेस्ट टीम को भेजती है और ये मुकाबला होता है विश्व में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, उसके लिए एक मुकाबला होता है, टीम चैम्पियनशिप्स होती है। और इसे हम शतरंज का महाकुंभ भी कह सकते हैं, जहाँ पर सारा विश्व का करीब 180-190 देश एक साथ एकत्रित होते हैं ओलंपियाड में खेलने के लिए। तो इस साल 2020 का जो ओलंपियाड होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, 2021 में होगा कोरोना के लिए। लेकिन इसी दौरान फीडे ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन चेस ओलंपियाड होगा इस साल, जो पहली बार चेस ओलंपियाड ऑनलाइन में होगा। और आज 21 अगस्त पहला मैच होगा जहां पर भारत पार्टिसिपेट करेगी। ये फाइनल राउंड्स का ओलंपियाड आज से शुरू होगा। तो हम इसी संदर्भ में याद करते हैं 1936 में चेस ओलंपियाड में एक गेम खेला गया था, उसे हम आज देखेंगे। तो हमें ये याद रखने की बात है कि चेस ओलंपियाड न केवल वर्ल्ड का टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, बल्कि हर देश के टैलेंटेड प्लेयर्स भी खेलते हैं जिन्हें उतना नाम हासिल नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल का मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे हम इस गेम में देखेंगे। तो इस गेम 1936 ओलंपियाड, वाइट आसगैरसन और ब्लैक राउद। आसगैरसन आइसलैंड के खिलाड़ी और राउद एस्तोनिया के खिलाड़ी, दोनों एक बहुत खूबसूरत गेम खेले हैं जहां से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। वाइट D4, D5, C4 क्वींस गैम्बिट खेला और ब्लैक ने डिक्लाइन किया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया, DC नहीं मारा। और उसके बाद दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस निकालते गए। आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी दोनों प्लेयर्स पीसेस निकाल रहे हैं। ब्लैक ने कैसल किया और वाइट यहाँ पर क्वीन को C2 गया। आप देखिए ओपनिंग का शुरुआती चाल जो है, उसके बाद वाइट को ये C फाइल रुक के लिए उपलब्ध है और ब्लैक के लिए सभी पीसेस निकल चुके हैं। सिर्फ ये जो बिशप्स है इसका निकलना अभी भी थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए अच्छा डायगोनल अभी तक है नहीं, पीछे फंसा हुआ है। और जब तक बिशप नहीं निकलता है तब तक रुक्स भी खेल नहीं पाएंगे। तो अगला कुछ मूव्स ब्लैक कोशिश करेगा इस बिशप को निकालने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला कुछ मूव्स कैसे होता है। ब्लैक ने यहाँ पर H6 बिशप को अटैक किया और उसके बाद C6 खेला। आप कहेंगे ये C6 तो ये बिशप को और ज़्यादा पैसिव बना रहा है, लेकिन हम देखेंगे कुछ मूव्स बाद ये बिशप या तो इस डायगोनल से खेलेगा, अदरवाइज ये बिशप इन फ्यूचर इस डायगोनल से बिशप B7 से एक बहुत ही शानदार डायगोनल ऑक्युपाई करेगा। लेकिन कैसे करेगा उसे जानने के लिए हम अगला कुछ मूव्स देखते हैं। वाइट ने यहाँ पर A3 खेला। A3 क्यों खेला? क्योंकि शुरू में ओपनिंग में खास करके समय नष्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ पर वाइट ने A3 एक पॉन का मूव से अपना पीसेस नहीं निकाला। कारण यह है कि अगर वाइट डायरेक्टली अपना बिशप निकालता विद द एम किंग साइड कैसल, ब्लैक यहाँ पर DC और बिशप C4 मारने के बाद वाइट का बिशप C4 में एक मूव नष्ट होता वहाँ पर जाने के लिए, बिशप D3 और बिशप C4। इसके बाद ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है। ब्लैक चाहेगा तो ये पॉन को E5 कर सकता है, उसके लिए ये नाइट D5 देकर आफ्टर एक्सचेंज उसके बाद इन फ्यूचर E5 के लिए सपोर्ट बनाकर ये नाइट को इस नाइट से एक्सचेंज करने के बाद एक कुछ मूव्स का मैनूवर समय लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार बिशप C8 एक्टिवेट
हो ही जाता है, बिशप निकल आता है और खेल बराबरी हो जाती है। ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा आइडिया भी ब्लैक के पास है, वो है आफ्टर डी सी बिशप C5, बिशप C4, B5, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव है। वाइट बिशप वापस जैसे आएगा, ब्लैक बिशप B7 देगा और उसके बाद ये बी पॉन का सपोर्ट A6 से करके C5, एक लिबरेटिंग मूव, यानी कि ये बिशप का डायगोनल खोलने का मूव C5 उसे हासिल कर लेगा। तो कुछ मूव्स लगेंगे ब्लैक को अपना बिशप को एक्टिवेट करने में, और उसे अनुमान करते हुए वाइट ने पहले A3 खेला कि अगर DC मारता है ब्लैक तो वाइट को बिशप D3 और फिर बिशप C4 न देके एक मूव में डायरेक्टली बिशप C4 मार सकता है। तो इसीलिए उन्होंने A3 मूव खेला, जो बेसिकली एक इम्प्रूविंग मूव है, वेटिंग मूव है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर खिलाड़ी या तो लॉन्ग कैसल करते हैं, नहीं तो रुक D1 लाता है, रुक को एक्टिवेट करता है। तो वाइट ने A3 मूव किया और ब्लैक ने A6 किया। हमने देखा था A6 का महत्व, यदि वाइट बिशप D3 करता है फिर से, तो आफ्टर एक्सचेंज B5 और उसके बाद तुरंत C5, ये जो पॉन है इसका सपोर्ट A6 से होता है। इसीलिए ये A6 मूव काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वाइट ने बिशप D3 न खेल के वाइट C5 खेला। ये जो मूव है, बाद में जो विश्लेषक है इस गेम का, उन्होंने इस मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और कारण काफ़ी साफ है कि चाहे शतरंज में हो या जीवन में हो, हमें हमेशा ऑप्शंस रखना चाहिए। जब तक वाइट के पास पॉन C4 में था, तब तक ये पॉन या तो D5 को मार सकता था, नहीं तो C5 कर सकता था। ये दोनों ऑप्शंस पॉन के पास था। जैसे ही वाइट ने यहाँ पर C5 दिया, वैसे ही CD का ऑप्शन वाइट के पास चला गया, और उसका फ़ायदा कैसे ब्लैक उठाता है वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। ब्लैक ने यहाँ पर रुक E8 खेला और वाइट अपना पीस निकला, और ब्लैक तुरंत E5 दिया। अभी ध्यान दीजिए, यदि इस पोजीशन में वाइट बिशप निकलता डायरेक्ट और ब्लैक यहाँ देता, वाइट कैसल करता, ब्लैक E5 कतई नहीं कर सकता था, इसलिए कि CD और उसके बाद ये जो D पॉन है ये कमज़ोर रहता। वाइट यहाँ पर DE मारने के बाद सिर्फ पॉन अप नहीं होता, बल्कि ये D पॉन भी कमज़ोर हो जाता। लेकिन खेल में वाइट ने C5 दे दिया, और CD का ऑप्शन बिल्कुल ही वाइट के पास नहीं है। उसका फ़ायदा उठाते हुए रुक E8 BD3 E5 दिया ब्लैक ने। अभी CD वाइट कर नहीं सकता है। वाइट ने DE मारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक था E5, क्योंकि यद्यपि ये पॉन का सपोर्ट नहीं है, फ़िलहाल लग रहा है ब्लैक एक पॉन सैक्रिफाइस किया है। लेकिन एक मूव बाद अब देखिए, ब्लैक ने नाइट G4 खेला, और इस मूव से ब्लैक H4 बिशप को अटैक कर रहा है। साथ ही E5 पॉन को अब दोनों नाइट मिलकर अटैक कर रहा है, और C5 पॉन के ऊपर भी सपोर्ट नहीं है। तो ब्लैक ने काफ़ी जगह अटैक किया, और वाइट ये एक्सचेंज करने के बाद अब भी E5 और C5 दोनों को के ऊपर प्रेशर है। वाइट ने C5 को B4 से बचाया, और उसके बाद ब्लैक नाइट D7 से E5 को कैप्चर किया। तो इतना देर बाद देखिए, ये बिशप जो है वो इतना देर बाद खेलने लगा, और ब्लैक न केवल इक्वलाइज कर लिया है, बल्कि ब्लैक के पीसेस ज़्यादा स्ट्रांग है। खास करके घोड़े वाइट का टेरिटरी के अंदर घुस रहा है।
वाइट टू प्ले, वाइट ने यहाँ पर बिशप को वापस लाया। यहाँ नाइट D3 और F3 मारने का प्लान कर रहा था। F3 मारने से वाइट का किंग साइड टूट जाता, कमज़ोर पड़ता। मसलन अगर वाइट यहाँ पर कैसल करता तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, अगर आप ब्लैक रहते कैसे ये गेम जीतते। जी हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था, नाइट F3 G F3 किंग साइड ब्रेक हो रहा है और उसके बाद ये जो पॉन है काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि इसके बगल में कोई साथी नहीं है पॉन का। ब्लैक एक शानदार मूव क्वीन H4 देता और आप देखिए क्वीन और नाइट दोनों मिलकर H2 पे हमला बोल दिया है। एकमात्र मूव वाइट को FG मारना पड़ता, उसके बाद क्वीन G4 चेक, आफ्टर किंग H1 क्वीन F3 चेक। एक बार फिर से किंग G1 अनिवार्य है, ओनली मूव है, और फिर ब्लैक बिशप H3 और जो बिशप कभी खेल नहीं रहा था, फाइनल ब्लो उसी बिशप के बल पर क्वीन G2 पे चेकमेट करेगा। वाइट के पास कोई मूव नहीं है, तो इसे देखते हुए वाइट ने यहाँ पर बिशप को E2 लाया। हाँ, वाइट ने यहाँ पर बिशप को E2 लाया, नाइट को सपोर्ट किया और यहाँ एक बार फिर से ब्लैक टू प्ले। एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके खुद थोड़ा टाइम सोचिए कि ब्लैक जो एस्तोनिया का अच्छा प्लेयर थे उन्होंने यहाँ पर क्या दिया। ब्लैक ने यहाँ पर एक शानदार मूव दिया, नाइट से F2 सैक्रिफाइस। इसके कारण है कि नाइट सैक्रिफाइस करके, नाइट का बलिदान देकर ब्लैक ने ओपोनेंट का किंग पर हमला कर लिया। नाइट G4 चेक। सिर्फ एक पॉन नहीं, दो पॉन्स ब्लैक को मिला और उसके साथ क्वीन अटैक्ट और तीसरा पॉन भी अटैक्ट। तो वाइट अभी कैसल कर नहीं सकता है, किंग हिल चुका है और एक पीस के बदले 3 पॉन्स वाइट ब्लैक को मिलेगा और अटैक भी जारी रहेगा। तो ब्लैक ने क्वीन D2 दिया और इस समय एक बार फिर से ब्लैक ने एक बहुत ही शानदार मूव दिया और वो है D4, एक और सैक्रिफाइस। आप देखिए ब्लैक के पीसेस वाइट का किंग पर अटैक कर रहे हैं और वाइट कैसल अभी कर नहीं पाया है। तो ब्लैक बिना कोई फुर्सत गवाए, बिना समय गवाए तुरंत अटैक कर रहा है वाइट के ऊपर। यहाँ पर यदि वाइट D4 नाइट से मारता, एक चीज़ साफ है, अगर क्वीन से मारता तो नाइट C2 डबल अटैक चेक और क्वीन लॉस होता वाइट का। यहाँ पर यदि नाइट से कैप्चर करता, ब्लैक के पास एक खूबसूरत सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ मूव्स है, वो है क्वीन H4 चेक। वाइट के पास एकमात्र मूव और उसके बाद फिर से क्वीन D4, पीस की वापसी, ओवरवेलमिंग पोजीशन। और यदि वाइट क्वीन D4 मारता है, क्वीन सैक्रिफाइस था, फिर से नाइट C2 चेक और क्वीन का भी वापसी हो जाएगा। तो एक शानदार कॉम्बिनेशन D4। तो इस D4 के बाद वाइट ने नाइट D1 वापसी की। इस मूव से ये जो स्ट्रॉन्ग नाइट है, इस पे भी, इसको भी एक्सचेंज करने का वाइट का आइडिया है। तो ब्लैक ने अवश्य तीसरा पॉन भी मारा और आफ्टर किंग F2 नाइट H4, इस डिफेंसिव नाइट को हटाकर क्वीन इन फ्यूचर H4 स्क्वायर में आना चाहता है। वाइट ने रुक F1 गया। वाइट का आइडिया है कि किंग को सेफ जगह पे, कोने पे ले जाएंगे और बाकी पीसेस का तालमेल बनाए रखेगा वाइट। तो रुक F1, याद रखिए वाइट के पास एक पीस अप है और ब्लैक के पास 3 पैदल है। ब्लैक ने बिशप H3 दिया, रुक को अटैक किया, रुक हटा और उसके बाद रुक A D8। ब्लैक सारे पीसेस डेवलप किए।
और वाइट ने रुक G3 गया, एक बार फिर से किंग का भागने का घर बनाया और साथ ही बिशप को अटैक किया, नाइट को ओवर प्रोटेक्शन दिया, जोर लगाया नाइट के ऊपर। तो रुक G3 मूव तो बहुत अच्छी है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ से बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंस्ट्रक्टिव सीरीज़ ऑफ मूव्स देके इस बाजी जीत लिया। तो यहाँ पर ब्लैक ने D3, बहुत सुंदर मूव, एक और सैक्रिफाइस, और इस सैक्रिफाइस का जो मतलब मकसद है, बिशप D3 वाइट ने मारा। अगर यहाँ पर वाइट रुक H3 पीस मारता, ब्लैक दोनों पीस, पहले बिशप मारता, रुक से क्वीन अटैक करता और फिर यही पॉन से नाइट मार देता, तो ब्लैक 2 पीस मार देते 1 पीस के बदले। तो इसलिए वाइट ने बिशप से D3 पॉन मारा। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, नाइट F3, क्वीन को अटैक किया, वाइट ने भी वापसी की, फिर क्वीन H4 चेक। यहाँ अब भी ब्लैक एक पीस डाउन है 2 पॉन के बदले। वाइट ने यहाँ पर रुक G3 चेक को रोका और फिर से एक शानदार सैक्रिफाइस, रुक D3। ध्यान दीजिए, रुक G3 पिन है, रुक से कैप्चर हो नहीं सकता है। वाइट ने क्वीन से कैप्चर किया और एक बार फिर क्वीन F4 चेक। यहाँ पर वाइट के पास 3 डिफेंस है। यदि वाइट किंग G1 जाता है, ब्लैक रुक E1 चेक और अगला मूव में क्वीन मार के चेकमेट। यदि वाइट रुक F3 जाता है तो ब्लैक क्वीन से H2 मार के एक मूव में चेकमेट। इसीलिए यहां पर वाइट ने क्वीन F3 दिया और उसमें ब्लैक क्वीन D2, शानदार मूव, फोर्सिंग वाइट टू प्ले किंग G1 एकमात्र मूव, और उसके बाद किंग G1 ओनली मूव, और उसके बाद फाइनली रुक E1 चेक। वाइट ने जैसे ही क्वीन F1 अगर वाइट देता है यहाँ पर, तो ब्लैक रुक F1 चेकमेट। तो दोस्तों, ये रहा एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव गेम। इसमें हमने काफ़ी कुछ न केवल चेस में सीखा, बल्कि जीवन में भी ये सीखा कि आप हमेशा अपने पास ऑप्शंस बनाए रखें। जीवन हो या शतरंज, पहले सोचिए फिर चलिए। देखते रहिए लाइफ इज चेस।